नमस्कार। लोकसभा उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करीब 3 घंटे तक चली। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य प्रदेशों के साथ ही राजस्थान की शेष बची 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं, लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। 3 घंटे तक चली बैठक में बची हुई लोकसभा सीटों पर महामंथन हुआ। चुनाव समिति की बैठक के बाद रविवार दिन में प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की भी बड़ी बैठक हुई। गहन चर्चा के बाद अब माना जा रहा है कि किसी भी वक्त बीजेपी अपनी 5वीं सूची जारी कर सकती है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 4 सूचियां घोषित की हैं, लेकिन और इनमें 291 उम्मीदवारों का वो ऐलान कर चुकी है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि होली के त्योहार पर हो सकता है पार्टी अपने बचे हुए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दे। 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में होने वाले मतदान का पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। 4 जून को नतीजे आएंगे। आम चुनाव में लगभग 97 करोड़ मतदाता वोट डालने के पात्र हैं। भाजपा ने अकेले दम पर 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और इसीलिए तमाम बैठकें हो रही हैं और कुछ सीटों पर जहां बात अटकी हुई है उस पर प्रधानमंत्री की सलाह के बाद ही अब अंतिम फैसला लिया जाएगा, लेकिन किसी भी वक्त बीजेपी सूची जारी कर सकती है। बीजेपी के बाद अगर बात कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस ने कल 46 नामों की सूची जारी की, जिसमें 3 सीटें राजस्थान से ताल्लुक रखती हैं। तो नागौर उसमें एक ऐसी सीट है। बाकी करौली, धौलपुर हो और जयपुर ग्रामीण, इस पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम दिए, लेकिन नागौर एक ऐसी सीट है जहां इतिहास में पहली बार अब बहू और बेटी के बीच मुकाबला होने की तैयारी हो रही है। यहां से भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा नागौर के मिर्धा परिवार की बेटी हैं और उनका ससुराल हरियाणा में। दूसरी तरफ नागौर की बहू कनिका बेनीवाल हैं, जो खीवसर विधायक और पूर्व सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी हैं। कांग्रेस ने इस सीट के लिए हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया है। यहां से अपनी पत्नी कनिका को वो मैदान में उतार सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक हनुमान बेनीवाल खीवसर की सीट छोड़ना नहीं चाहते और सियासी नजरिए से देखा जाए तो उनके लिए ये फायदेमंद भी हो सकता है। यदि नागौर से उनकी पत्नी कनिका चुनाव जीतती हैं तो आरएलपी के खाते में एक विधानसभा और एक लोकसभा सीट हो जाएगी, यानी 2 सीटें उनके खाते में आ जाएंगी। हालांकि कांग्रेस चाहती थी कि गठबंधन में हनुमान बेनीवाल ही खुद चुनाव लड़ें। इसी के चलते अब तक गठबंधन की बात भी अटकी रही, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस के सभी नेता इस गठबंधन के पक्ष में हैं और बताया यह जा रहा है कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा तीनों ने ही हनुमान बेनीवाल से गठबंधन को लेकर ये बातचीत बनाई थी। अब कांग्रेस को कम से कम इससे 5 लोकसभा सीटों पर फायदा मिल सकता है। नागौर के अलावा बाड़मेर, राजसमंद, अजमेर, जोधपुर और जयपुर ग्रामीण की सीट इस का फायदा पहुंचने में शामिल हो सकती है। तो राजस्थान से 3 सीटों का ऐलान हुआ। इसमें नागौर बड़ी इंटरेस्टिंग सीट निकल के आई, क्योंकि यहां से कांग्रेस ने अपने गठबंधन के साथ ही आरएलपी को ये सीट दी और अब माना यह जा रहा है कि यहां से हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी को मैदान में उतार सकते हैं। पूर्व सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी यहां से इस बार चुनाव में प्रत्याशी हो सकती है, हालांकि उस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। मुबारक खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, साथ ही साथ आलोक पांडे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका भी। शुरुआत मुबारक से की जाएगी। मुबारक, आपने तमाम आज पूरा दिन भी आप लगातार अब तो ग्राउंड पर रहना ही है, और अब उसमें क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं नागौर की इस सीट से, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। मुबारक। बिल्कुल, देखिए ठीक कह रहे हैं राहुल, आप जिस तरह की जो चर्चा कर रहे थे अभी कि नागौर की सीट को लेकर लंबे समय से पेच फंसा हुआ था, लेकिन इसी बीच हनुमान बेनीवाल को दिल्ली बुलाया जाता है और जो कांग्रेस के केंद्रीय आलाकमान के नेता है उनसे मंत्रणा बेनीवाल करते हैं। और इस मंत्रणा के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है, हालांकि नागौर की सीट को लेकर पहले भी जो है वो पेच साफ हो सकता था, लेकिन कई कांग्रेस के नेता, हरीश चौधरी, दिव्या मदेरणा, सचिन पायलट सहित कई ऐसे नेता थे जो ये नहीं चाहते थे कि नागौर की सीट आरएलपी के साथ गठबंधन में जाए। तो ऐसे में इस टिकट को जो आरएलपी के साथ अब गठबंधन हुआ है उसमें देरी का एक बड़ा कारण यही माना जा रहा है कि कई कांग्रेसी नेता ये नहीं चाह रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं जब कांग्रेस की ये सूची आई है जिसमें 3 नाम शामिल किए गए हैं, चाहे नागौर हो, चाहे अगर हम बात करें करौली, धौलपुर हो या फिर जयपुर ग्रामीण, तो इस सीट में जो पेच फंसा हुआ था वो मुख्य पेच वही था। और उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता, चाहे स्थानीय स्तर के नेताओं या केंद्रीय नेताओं,
उनके बीच एक समझौता हुआ और उसी के तहत हम कह सकते हैं कि ये सीट जो है वो आरएलपी के खाते में अब गई है। जी बिल्कुल। और आलोक जी, ये जो समझौता अब हुआ है, आपको कितना इसका अब असर दिखाई दे रहा है? क्योंकि सिर्फ नागौर की सीट की बात नहीं है, इसका जो इम्पैक्ट है वो कुछ और सीटों पर भी पड़ सकता है। तो ये जो गठबंधन है आरएलपी के साथ कांग्रेस का राजस्थान के अंदर, और क्या इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा? लाभ उस दृष्टि में भी देखा जा सकता है कि बीजेपी के 25 सीटें जीतने के लक्ष्य को तोड़ना कांग्रेस का लक्ष्य है, उसमें ये फायदेमंद होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस पिछली बार भी बहुत अच्छा रहा, 25 से 25 सीट थी उसमें। तो कांग्रेस का लक्ष्य ये है कि कम से कम जो 25 में 25 का टारगेट है उसको ध्वस्त करे भारतीय जनता पार्टी की, और 2-4-5 सीटें कम से कम निकाले। ज्यादा निकाले अलग बात है, लेकिन जो 25 ऑफ 25 वो नहीं होना चाहिए। और उसमें क्या होता है कि कोई भी एक एक वोट बहुत मायने रखता है। तो अगर कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किसी से भी करती है तो उसका लाभ मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी, निश्चित बात है, छोटा दल भी हो, भारतीय जनता पार्टी को अगर हम एनालाइज करें, वो 303 सीटें लोकसभा में लेके आती है। लेकिन अगर आप देखोगे कि भारत के किसी भी राज्य में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वहां पर जातीय समीकरण साधने के लिए वो आरएलडी से भी समझौता कर लेती है, फिर वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी समझौता कर लेती है, फिर वो कोशिश करती है उड़ीसा में भी किसी से गठबंधन कर ले। तो पैन इंडिया भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करने की कोशिश करती है। तो कांग्रेस पार्टी अगर गठबंधन करके आगे बढ़ती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। संभवतः उससे कांग्रेस पार्टी को थोड़ी सी शक्ति मिलेगी। एक एक वोट किसी भी पार्टी के लिए मायने रखता है, और कांग्रेस पार्टी भी उससे अछूती नहीं है। देखिए, गठबंधनों का दौर अभी भी खत्म नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस पार्टी को बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी से जितनी जल्दी हो सके वो सीख ले कि गठबंधनों के बगैर भारतीय राजनीति में सरवाइव होना मुश्किल है। सबकी अपनी जातीय जो इंस्पिरेशंस हैं, क्षेत्रीय इंस्पिरेशंस हैं, रीजनल इंस्पिरेशंस हैं, इवन देन रिलीजियस इंस्पिरेशंस हैं, उनको पूरा ही करना पड़ेगा। एक अकेला सब पे भारी का नारा भारतीय जनता पार्टी देती है, लेकिन आप अगर देखो तो मोदी जी के नाम पर पूरे देश में चुनाव अकेले नहीं हो रहा। तो कांग्रेस पार्टी को निश्चित बात है राहुल जी, इससे जरूर फायदा मिलेगा। अब देखना सिर्फ इतना है कि ये फायदा क्या 2-4-5 सीटों में कन्वर्ट होगा या केवल मत प्रतिशत में कन्वर्ट होगा। अब जान लेते हैं कांग्रेस इसको लेकर के क्या सोच रही है, ये जान लेते हैं। सर पंकज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। पंकज जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। कल आप लोगों ने 46 सीटों के नाम को ऐलान किया, 3 सीटें उसमें राजस्थान में भी थी। उसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस वक्त नागौर पर, जहां पर अपने गठबंधन साथी को आपने वो सीट दी है। कितना ये जो कैलकुलेशन जो बैठाया गया, जो स्ट्रैटेजी जो बिठाई गई, बड़े दिनों से बात अटकी हुई थी, क्या कुछ फिर बाद में बातचीत हुई, कैसे सहमति बनी फिर आरएलपी को ये सीट देने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे आरएलपी को हम लोगों ने नागौर सीट दी है, और पिछले चुनाव में लगातार तरीके का फीडबैक जमीन से आ रहा था। जनता की जो डिमांड थी वहाँ पे, उसमें ये था कि जो फीडबैक पेज लगातार हो रहे थे उसमें कि आरएलपी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। और इसी सर्वे के आधार पर लगातार हमारे नेताओं ने मंथन किया, और जो जितनी फीडबैक था उस फीडबैक को आधार मानकर नागौर सीट हम लोगों ने आरएलपी के खाते में दी है। ठीक है पंकज जी, और कितना इसका लाभ आपको इस गठबंधन से और भी सीटों पर मिल सकता है? कौन कौन सी सीटें आप लोगों ने चिन्हित की हैं जिसमें आपको यहाँ के गठबंधन का फायदा मिलेगा? नहीं, डेफिनेटली इस गठबंधन का फायदा हमें पूरे शेखावटी अंचल में भी होगा, और इसके अलावा आप देखेंगे कि बाड़मेर में भी होगा। इसके अलावा कई और सीटें हैं, आप भीलवाड़ा की बात वहाँ पर भी होगा। इस तरीके सभी सीटों पे हमें लगता है कि उम्मीद है कि जो फीडबैक आया है कि आरएलपी से सहयोग करके ठीक है, आरएलपी से गठबंधन करने से फायदा होगा। ठीक है, शुक्रिया आपका पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपका एनडीटीवी राजस्थान पर अपनी राय रखने के लिए। तो पंकज शर्मा थे, कांग्रेस प्रवक्ता, बता रहे थे कि मान के चल रही है पार्टी की गठबंधन का फायदा बाकी जगहों पर भी होगा। लेकिन कांग्रेस के बाद अगर बात अब भारतीय जनता पार्टी कर लेते हैं, मुबारक बीजेपी की कल 3 घंटे तक बैठक चली। उस बड़ी बैठक के बाद आज प्रधानमंत्री आवास पर जेपी नड्डा साहब और गृह मंत्री जी की भी बैठक हुई है। कुछ सीटों पर लगता है कि पेच फंसा हुआ है, बीजेपी शायद चाहती है या तो कि तमाम सीटें जो हैं अब एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ला दी जाएं, क्योंकि जहां पर पेच फंसा हुआ है उस पर लगातार मंथन किया जा रहा है। उसमें उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें हैं, देश की कुछ अन्य सीटें भी हैं। क्या राजस्थान की भी कुछ ऐसी सीटें हैं मुबारक, जो सूत्रों से कुछ पता लग पा रहा है कि क्या राजस्थान की बची हुई कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है क्या? अगर बात करें राजधानी जयपुर की, क्योंकि प्रतिष्ठित सीट है और बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन अब तक जो है इस सीट को लेकर भी पार्टी की ओर से कोई अधिकृत जो है प्रत्याशी का नाम सामने नहीं है। हालांकि चर्चाओं में कई नाम है, लेकिन अब तक किसी भी चेहरे का जो है नाम सामने नहीं आया कि यहाँ से चुनाव बीजेपी से कौन लड़ने वाला है। तो ऐसे में हर जगह ऐसी स्थिति है। हालांकि कई जगह पुराने चेहरों पर दाव खेला गया है, लेकिन
जयपुर सीट की अगर बात करें तो क्योंकि हॉट सीट है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है और बीते विधानसभा चुनाव में 6 जो विधानसभा सीटें इस इलाके की वो बीजेपी ने जीती। तो ऐसे में बीजेपी जिस सीट पर मजबूती से हमेशा चुनाव लड़ती आई है उस पर आखिर टिकट में देरी क्यों हो रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। बिल्कुल मुबारक। और अब आलोक जी, ये जो अब कुछ सीटें हैं जहां पर अब पेच फंसा हुआ है जरूर बीजेपी, लेकिन उसके लिए गहन चिंतन कर रही है और ये 25 का जो लक्ष्य है बीजेपी इसको निश्चित रूप से जीतना चाह रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ बैठक होती है उनके आवास पर। उससे पहले प्रधानमंत्री भूटान में थे, माना बताया जा रहा था कि शायद बैठक नहीं होगी, लेकिन पीएम इस संगठनात्मक गतिविधियों में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी सक्रियता के साथ रहती है कि वो विदेश से आते हैं और उसके बाद तुरंत मुख्यालय पहुंचते हैं बीजेपी, जहां पर ये 3 घंटे तक बैठक चलती है। अब क्या कुछ माना जाए, क्योंकि 19 अप्रैल को तो आलोक जी पहले चरण का मतदान होगा, राजस्थान उसमें फॉल कर रहा है और उम्मीदवारों की सूची जितनी जल्दी आ जाए उतना फायदेमंद है तैयारियों के लिए। देखिए राहुल, जैसे जैसे सीटें तो सेकंड थर्ड फेज की तरफ हम जाते हैं, नहीं पहली लिस्ट जारी करना बीजेपी के लिए बहुत आसान रही, दूसरे में थोड़ी दिक्कत आई, अब तीसरी जो लिस्ट आएगी वो और ज्यादा उनके लिए, जो मतलब आगे के अब कैंडिडेट्स में पेच फंस रही है पूरे भारत में, अलग अलग शहरों की सीटें बीजेपी के लिए फूक कर कदम रख रही है, उसके लिए उसे गहन चिंतन कर रही है। सीटों में डिमांड ज्यादा है, जो जीत गए हैं क्या उन्हीं को वापस करें या कोई नया कैंडिडेट लड़ाएं, इससे कि वो जो 400 पार का नारा है भारतीय जनता पार्टी उसके करीब पहुंचे, 370 पार और एनडीए 400 पार। तो एनडीए तभी 400 पार हो गए जब भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीटें लेके आएंगी, क्योंकि एनडीए में कोई इतने ताकतवर दल नहीं है, इनकी वजह से 150 सीटें मिल जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी को एटलीस्ट 350 प्लस सीटें करनी ही पड़ेगी अगर एनडीए को 400 पार का नारा देना है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा समस्याएं हैं राहुल, उनके लिए उतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा उन्होंने निर्धारित कर लिया है। अगर ये 400 पार का लक्ष्य निर्धारित ना किया होता तो शायद थोड़ा आसान होता। अब भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट और एक एक सीट में 2-2, 3-3, 4-4 बार वो पर्सनल इंटरनल सर्वे करवा रही है। एक सर्वे से मन नहीं भरा, लगा कि बायस हो सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो दूसरा सर्वे, तीसरा सर्वे, चौथा सर्वे। तो ये काम करके भारतीय जनता पार्टी सीटों को विनेबिलिटी फैक्टर को जीतना चाहती है राजस्थान में। वो नहीं चाहती कि एक भी सीट लूज करे, लेकिन इतना आसान नहीं रहने वाला इस बार, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, कि वो अपने पीक पर है। कांग्रेस अगर थोड़ा भी प्रयास लगा देगी तो कम से कम उन्हें कुछ सीटों का नुकसान पहुंचा सकती है। और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस शायद इसीलिए गठबंधन कर रही है कि वो बीजेपी के जो पीक है उस पीक को रोक दे, और 20 सीटों के नीचे अगर बीजेपी को रोकने पे कांग्रेस पार्टी सफल हो जाती है राजस्थान में, तो कम से कम 400 पार के नारे में 5 सीटें तो कम हो ही जाएंगी। तो कांग्रेस भी राज्यवार रणनीति बना रही है और राजस्थान में कम से कम वो 5 सीटों पर गेन करना चाहती है। ठीक है आलोक जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मुबारक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में बात जरा हनुमान बेनीवाल जिनकी हम बात कर रहे थे, उन्होंने आज अपना रिएक्शन दिया कांग्रेस पार्टी के गठबंधन होने के बाद, नागौर सीट उन्हें उनकी पार्टी को मिलने के बाद मीडिया से वो मुखातिब हुए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा वो सुनते हैं पहले। इंडिया अलायंस के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी शामिल हुई है और मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं। नागौर के साथ पूरे राजस्थान के अंदर हम एनडीए को मात देंगे और मेरे सामने जिस प्रत्याशी को एनडीए ने चुनाव के अंदर उतारा है वो पहले 2 बार उसको मैंने शिकस्त दी है। और मैं जो जन भावना है नागौर की और राजस्थान की, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा पैसा एनडीए खर्च कर दे फिर भी जन भावनाओं को खरीदा नहीं जा सकता। इस बार जन भावनाएं एनडीए के खिलाफ है और इंडिया अलायंस से नागौर की सीट तो हम जीतेंगे। पूरे राजस्थान के अंदर इंडिया अलायंस मजबूती के साथ परचम लहराएगा। तो इंडिया अलायंस मजबूती के साथ परचम लहराएगा, दावा कर रहे हैं आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल। उधर पाली में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पाली पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वो पाली के एक निजी गार्डन में लोकसभा उम्मीदवार संगीता बेनीवाल के समर्थन में आयोजित सभा में उपस्थित हुए, उनके लिए उन्होंने वोट मांगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अच्छे परिणाम मिलेंगे। कांग्रेस राजस्थान सरकार में जो स्कीम चलाई थी वो जनता के लिए अच्छी थी, जनता उसे इस बार समझेगी और बीजेपी का विजय रथ रोकेगा। प्रकार से पिछली बार जीत के 2 बार 25 सीटें 25 लोगों ने क्या आवाज उठाई है, आवाज उठाई है। ईआरसीबी का मामला हो या राजस्थान के इंटरस्टेट के मामले हो, विकास की बात हो, क्या इन लोगों ने बात नहीं करी अपने जिलों के अंदर। ये क्या है, निवेश को बाहर से
और प्रयास भी किया इन लोगों ने, कभी हमने सुना नहीं। इसलिए इस बार मौका है कि जो अपने काम अच्छे किए थे, हमारी एक अच्छी स्कीमें थी राजस्थान की, सरकार नहीं मिल पाई, पर लोग मानते हैं कि स्कीम अच्छी थी, अब ये कमजोर करने स्कीम बंद कर रहे हैं, और नई सरकार भी काम शुरू नहीं किया है। तो लोगों में बड़ा रिएक्शन अभी से ही, उसका फायदा हमें मिलेगा चुनाव के अंदर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुन रहे थे। अब अशोक गहलोत लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों के दौरे पर हैं और इससे पहले वो बीते दिन अपने बेटे वैभव गहलोत के लिए भी आयोजित हुई एक सभा में उनके लिए वोट मांगते नजर आए थे। आलोक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, लोकसभा चुनाव में अशोक गहलोत साहब खुद तो अब लोकसभा प्रत्याशी के रूप में सामने नहीं आए हैं, लेकिन अपने तमाम नेताओं के लिए वो वोट मांग रहे हैं, प्रत्याशियों के लिए, और वैभव गहलोत के लिए भी बीते दिनों वो जब वोट मांगने पहुंचे थे। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं वैभव गहलोत की राजनीति अब आगे वाले समय में क्या होने वाली है, क्योंकि अगर अब यहाँ पर इस बार वो हारते हैं, पहले भी वो चुनाव हार चुके हैं और पार्टी भी सत्ता में ऑलरेडी नहीं है विधानसभाओं इसमें, राजस्थान में भी, तो क्या कुछ अब राजनीतिक भविष्य वैभव गहलोत का समझा जाए? देखिए, अगर वैभव गहलोत इस बार नहीं जीतते हैं तो उनके लिए और समस्याएं होंगी। राजनीति बार बार मौके नहीं देती इस देश में। राहुल गांधी के सिवाय इतने मौके किसी को नहीं मिलते हैं कि वो बार बार हारता रहे और उसे राजनीति में एक्सेप्ट किया जाए। तो इसलिए वैभव गहलोत को इस बार जीतना ही होगा। और जैसा उन्होंने कहा कि कांग्रेस 25 में 25 सीटें नहीं जीतेगी। अब ये, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हूं मैं, ये कहूं 25 जीतेगी नहीं जीतेगी, दोनों में नहीं भी जीत सकती, जीत भी सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बार इस रणनीति पे तो है, जो मैंने पहले भी कहा था, कि वो डेंट करे। और मुझे लगता है कि 1, 2, 3 सीटें से लेके मीडिया में भले वो कहते हैं कि हम 25 सीटों में से 15 जीतेंगे, 10 जीतेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि 25 ऑफ 25 बीजेपी को वो नहीं लाने दे रही है। और नहीं, तो इसमें बड़ी बात यह है कि वैभव गहलोत परिवार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वैभव गहलोत की सीट निकाल के लेकर आ पाए, ताकि गहलोत परिवार का भी जो एक वर्चस्व है कांग्रेस की राजनीति में, एटलीस्ट वो दबदबा जो है वो कायम रहे, वो मुकाम उनका जो है बना रहे। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी जब राजनीति है वो भी अब बड़ा अब देखना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस कितना परफॉर्म कर पाएगी, कैसा परफॉर्म करेगी, और उसके बाद अपने सीनियर लीडर्स को कहाँ प्लेस करेगी, ये बड़ा देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और ऐसे में उनके बेटे अगर जीत के आते हैं तो पिता को एक मजबूती मिलेगी राजनीतिक रूप से। आलोक जी, बहुत शुक्रिया आपका मैं कर रहा हूँ फिलहाल, और आलोक जी का बहुत शुक्रिया, उन्होंने तमाम बड़े आसान भाषा में वो चीज़ों को समझाते हैं।